जो इस वीडियो को देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली सुबह हम खेतों में काम कर रहे थे। आज हमारी कपास की फसल से रुई निकालनी थी। हम सारे घर वाले तकरीबन खेतों में थे। रुई चुनने गांव की बहुत सारी लड़कियां और औरतें आई हुई थीं। हुमा उन सब औरतों की देखभाल कर रही थी। गांव की सब औरतें अपने कमर के पीछे कपड़ा बांधकर रुई निकाल निकाल कर उसमें डाल रही थी। उनमें परेशे की सहेली नूर भी शामिल थी। वो भी अपने काले कपड़े में रुई निकाल निकाल कर डाल रही थी। वो कपास के फूल तोड़ रही थी। मुझे देखते हुए बोली, साईं खैर है, आज तेरी परेशे नज़र नहीं आ रही, वो किधर है? इसकी बात सुनकर पास खड़ी उरूज और निदा भी हंस पड़ी। मैं नूर की बात सुनकर तप सा गया। मुझे परेशे के नाम पर छेड़ने पर गुस्सा आ गया और जिसे मैं पी गया, क्योंकि नूर के साथ मेरा कोई मजाक नहीं था। उसकी क्या मजाल कि वो मुझे सबके सामने परेशे से मंसूब करे। मैं बोला, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो मेरी हमसाई है और दोस्त है। तुम अपना काम करो। नूर कपास का फूल अपने झोले में डालते हुए बोली, काम ही तो कर रही हूँ, और कैसे होता है काम? खैर है, परेशे तुझे इतनी बुरी लगती है? मैं बोला, तुम ज्यादा तवज्जो अपने काम पर ही दिया करो तो अच्छा है। मैं उरूज की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसकी कपास देखो और अपनी देखो। तुम सिर्फ खेतों में गपशप ही कर सकती हो, कामकाज तेरे बस में नहीं है। नूर अपने पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोली, जब वज़न होगा तो मैं फिर बताऊंगी, अभी तुम लोग मुझे हल्का ले रहे हो। मैंने आज वज़न में बाजी पलट देनी है। उरूज उसे छेड़ते हुए बोली, आज भी मैं ही जीतूंगी, मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं नूर की झूली की तरफ इशारा करते हुए बोला, पीछे तो कुछ भी नहीं है, जो है वो तो किसी का है, तुम किस चीज़ का मान कर रही हो? मेरी बात सुनकर उरूज और निदा फिर हंसने लगी और मैं डेरे पर जाकर बैठ गया। बूढ़ के उस बड़े से दरख्त के नीचे चारपाइयाँ लगी हुई थी और सारी औरतें अब कपास के टेंडों में से रुई निकाल रही थी। अब वज़न करना था और फिर खेतों में काम करने वाली औरतों को मजदूरी देनी थी। इस काम के लिए अपने दोस्त हैदर और गुलबाज को बुलाया था, कपास का वज़न करने के लिए, क्योंकि मुझे चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही थी। उन्होंने बूढ़ के साथ रस्सी बांधकर कांटा लगाया हुआ था। सब औरतें बारी बारी वज़न करवा रही थी। फिर उरूज की बारी आई तो गुलबाज ने उसकी गठरी कांटे पर रखी तो मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, नवाबजादे, 1 मन 20 किलो हुई है। उरूज बड़े फख्र से बोली, देखना तुम हारोगी। नूर जो उसके पास ही खड़ी थी। सारी औरतें हंसने लगी। शायद उन्हें किसी ने बता दिया था कि नूर और उरूज के साथ मुकाबला है, तो वो सुनकर मुस्कुराने लगी। नूर मेरी तरफ इशारा करते हुए मुंह पर हाथ फेरने लगी और उसने गुलबाज के कान में कुछ कहा जिसे मैंने देख लिया। मुझे देखकर गुलबाज ने मेरी तरफ पीठ करके नूर की निकाली हुई रुई का कपला वजन के लिए कांटे पर रख दिया। हुमा मेरे साथ बैठ गई। वो शायद औरतों को पानी पिला रही थी। अब खुद भी उसने बोतल से पानी का ग्लास निकालकर अपने मुंह को लगा लिया और मैं बोला, जी मिस नूर, कितने हुए? तो गुलबाज बोला, जनाब नूर जीत गई है, इसके 70 किलो हुए हैं। नूर मुक्का दिखाते हुए बोली, ओ यस, उरूज तुम हार गई हो। उरूज तिलमिलाते हुए बोली, ये धांधली है, ये तो तुम कांटा शो नहीं करवा रहे। उरूज मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कांटे के पास ले गई। तब तक गुल ने बड़ी फुर्ती से नूर की कपास वाली गठ को उतार दिया और दूसरी औरत की रुई का वजन करने लगा। नूरी अब तक वैसे ही खड़ी थी। जैसे ही कुंडा खाली हुआ तो मैंने हैदर से कहा, हैदर, इसका दोबारा वजन करो। मेरा इशारा नूर की रुई की तरफ था। हैदर ने एक नज़र गुलबाज को देखा और गुलबाज ने नज़रें झुका लीं। हैदर ने दोबारा वजन किया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि नूर की रुई 1 मन 10 किलो थी, मतलब पूरे 20 किलो। गुलबाज ने उसे ज्यादा बताकर जितवाना चाहा था। मैंने गुलबाज से बोला, यार ये चीटिंग नहीं है, तुम मुंसिफ हो, तुम्हारा हक इंसाफ करना था, ना कि धांधली करना। वो शर्मिंदा होते हुए बोला, सॉरी यार, बस मैं भूल गया था जीत की खुशी में।
उरूज और निदा बहुत खुश थीं। उन्होंने भी अब नूर को मुक्का दिखाया और बोली, हमें हराना तुम्हारे बस में नहीं है। उरूज बोली, नवाबजादे, मेरा इनाम किधर है? मैंने आपके कहने पर ही हराया है नूर को। तो मैंने 100 का नोट उसके हाथ में दे दिया, जो उसने खुश होकर पकड़ लिए और घर के लिए रवाना हो गई। मैं वापस चारपाई पर बैठ गया और गुलबाज लोग दोबारा वजन करने लग गए। हुमा ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, भाई, ये नूर और गुलबाज पहले ही मैच फिक्स कर चुके हैं। मैं बोला, वो कैसे? तो वो बोली, बस इंतज़ार करें, मैं दिखाती हूँ। कुछ ही देर में सब औरतें वापस चली गईं और हम लोग रुई ट्रॉली में लोड करने लगे। इतने में नूर खाले पर बैठकर कपड़े धोने लगी और गुलबाज बार बार उसे देखने लगा। हम लोग सब्जी के खेत में चले गए और वहां खेतों में मौजूद घास निकालने लगे। सोहा और हुमा रहबे के साथ घास को निकाल रही थीं, जबकि मैं खेत के बने पर ही बैठा हुआ था। मैंने देखा कि नूर खाले के दूसरी तरफ चली गई, क्योंकि दूसरी तरफ जवार थी। उसने जवार में जाकर गुलबाज को इशारा किया तो वो हैदर से कुछ बातचीत के बाद खेतों की तरफ जाने लगा। तो हुमा ने मुझे इशारे से उनका पीछा करने का बोला, तो मैं समझ गया ये जवार का खेत प्रेशे लोगों का था। मैंने चंद मिनट की खामोशी देखकर जवार में जाने का फैसला कर लिया। तो मैंने सोचा कि नूर को देखना है जिधर भी है। पहले तो मैंने उसके कपड़े छुपा दिए और फिर मैंने खेत के अंदर जाने का फैसला कर लिया। मैंने थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि नूर लेटी हुई थी और गुलबाज तजर्बा हासिल कर रहा था। मैं सोचने लगा कि गुलबाज तो संदल से प्यार करता है, फिर ये नूर के साथ इसमें कब से सेटिंग कर ली। गुलबाज ने नीचे एक कपड़ा बिछाया हुआ था और नूर और वो दोनों तजर्बा हासिल कर रहे थे। नूर शादीशुदा थी, वो भी बहुत खुश नजर आ रही थी। नूर ने अभी तक खुद को काफ़ी फिट रखा हुआ था। इसको देखकर मुझे भी बेचैनी होने लगी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। मैं जिस जगह पर खड़ा था उस जगह से नूर का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं धीरे से आगे बढ़ा। इस एंगल से नूर का चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो किसी और दुनिया में पहुंची हुई थी। गुलबाज ने नूर से कहा, चल अब नाराज हो जा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ले। तो नूर उससे नाराज हो गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब नूर की शनाख्त वीडियो में नुमाया तौर पर की जा सकती थी। मैं काफ़ी देर तक उनकी वीडियो बनाता रहा। औरत चाहे जैसी भी हो, वो अपने पसंदीदा शख्स को अपने ख़ास मकाम पर पहुंचने की इजाज़त देती है। मैंने अपना मोबाइल जेब में डाला और खेतों से बाहर जाने लगा। किसी ने मैंने कंधे पर अपना हाथ रखा तो मैं डर गया कि ये कौन है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं, मेरी बहन हुमा थी, जो न जाने कब से मेरे पीछे खड़ी थी और वो नूर को भी देख रही थी। मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने अपनी उंगली अपने होंठ पर रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया। मैं अब 2 ही कदम पीछे हुआ और वापस मुड़ने लगा तो हुमा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से मेरे कान में बोली, भाई रुक जाएं, ये कमीनी तुझे बातें सुना रही थी, इसलिए मौका है, इसे अपने जाल में फंसा लो, फिर देखो कैसी ये तुम्हारे लिए भी तैयार हो जाएगी। मैं बोला, नहीं, इसे करने दे। मैंने इस 2 टके की औरत से मिलकर क्या करना है, पता नहीं वो किस किस से मिली होगी। हुमा एक बार फिर खेतों के अंदर इनको देखते हुए बोली, भाई बात तो आपकी ठीक है, चलें फिर कुछ देर फ्री की मूवी देखते हैं, फिर चलते हैं। वो मेरे आगे खड़ी हो गई और मैं उसके पीछे खड़ा था। इन्हें ये खबर भी नहीं थी कि इन्हें कोई देख रहा है। नूर अब गंदी गालियां भी साथ साथ निकाल रही थी, जिसकी वजह से मेरी बेचैनी में भी इजाफा होने लगा और मैं हुमा से टकरा गया। उसने हैरत से मुझे देखा और फिर नीचे देखते हुए बोली, लगता है काम ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो हम निकल आए। जैसे ही खाले को क्रॉस करके अपने खेतों में पहुँचे तो हुमा बोली, भाई एक बात पूछूं? तो मैं बोला, जी मेरी चंदा, पूछें, क्या पूछना है? हुमा शर्माते हुए कहा, आप घर की लड़कियों को प्रपोज़ नहीं कर रहे और बाहर की लड़कियां तुझे अच्छी नहीं लगती, ये न्यूला तुझे बहुत बेचैन करेगा। तो मैं बोला, बस जो नसीब में होगा मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और हाथ पर हाथ मारकर ताली मारने वाले अंदाज में बोली, ऐसी चीज़ें नसीब से नहीं, चांस मारने से मिलती है। हम बातें करते करते अपने खेतों में चले गए, जहाँ पर सूहा और एमन अम्मी के साथ सब्जी में से फालतू घास काट रही थी।
और जानवरों के लिए चारा जमा कर रही थी। अम्मी ने हुमा की तरफ देखा तो बोली, किधर से आ रही हो? तुझे मालूम नहीं कि खुदाई करनी है? सारी लड़कियां लगी हुई हैं, जबकि तुम हो के सैर कर रही हो। हुमा बोली, अम्मी मैं बस वॉशरूम करने गई थी, भाई भी साथ है, इनसे पूछ ले। अम्मी ने बड़े गुस्से से मेरे तरफ देखा और खेतों से फालतू जड़ी बूटियां काटने लगी और गोड़ी करते हुए बोली, नवाबजादे, ट्रॉली लोड करके रख ली है, इसे घर छोड़ दे। तो मैं बोला, अम्मी जब सारे घर जाएंगे तो फिर इसे भी घर ले जाएंगे। एमन कभी मुझे और कभी हुमा को देख रही थी। हमारे नीचे पाँव के बल बैठकर करेले की बेलों के बीच में उगी हुई घास निकाल रही थी। एमन ने इशारे से मुझे हुमा को देखने को बोला, तो मैंने जब नीचे देखा तो हुमा की शलवार नीचे से फटी थी, जिसे देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। मैं ये नज़ारा देखकर दंग रह गया। पहला मौका था कि मैं हुमा को देख रहा था। वो अपने काम में मगन थी, मगर मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने एक बार फिर एमन की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों को जोड़कर एक चीज़ बनाई और फिर मुझे दिखाते हुए अपनी उंगलियों को चूम लिया। वो मुस्कुरा रही थी, उसको शायद शरारत सूझ रही थी। पर हुमा ने मेरे सोए हुए अरमान जगा दिए थे। शाम ढलने लगी और मैंने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और घर लाकर गैराज में खड़ा कर दिया, क्योंकि कल सुबह ही इस कपास को शहर बेचने जाना था। मैं घर आया तो रूबी ने हमें पानी पिलाया। एमन अपने घर चली गई, शायद आज उसके पापा आए हुए थे। हम घर आए तो सदफ रूबी के साथ तंदूर पर रोटियां लगा रही थी। उसने रोटी लगाते हुए रूबी से कहा कि तुम पेड़े ज़रा बड़े बड़े बनाओ, रोटियां अकड़ रही हैं। तो हुमा बोली, रोटियां मैं लगाती हूँ, आप लोग रहने दो। तो अम्मी बोली, चलो सुहा, हुमा, दोनों जाओ और दूध निकाल कर लाओ। तो सुहा बोली, अम्मी मैं तो आज नहीं जाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। अम्मी बोली, क्यों नहीं जाएगी? दूध किसने निकालना है फिर? तो सुहा मुझे घूरते हुए बोली, अम्मी ये काम तो नवाबजादे का है, दूध निकालना, उसे क्यों नहीं कहते आप लोग? तो मैं बोला, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं घर के काम करूं या फिर बाहर के, तुम लोग तो नहीं निकाल सकती। अम्मी बोली, अब तो एमन भी घर चली गई है पुत्र, तो इस तरह कर, हुमा के साथ चला जा और दूध निकाल ले। कल को हुमा जब चली जाएगी तो दूध कौन निकालेगा? बंदे को हर काम करना चाहिए। मैंने और हुमा ने डोल पकड़े और दूध निकालने बैलों के बाड़े की तरफ जाने लगे। हमारे साथ हमारा कुत्ता डब्बू भी जाने लगा साथ। तो मैं बोला, ये डब्बू इधर किधर जा रहा है? हुमा बोली, भाई अब ये रात को भैंसों वाले बाड़े में ही होता है, इसलिए चलें, ये भी हमारे साथ ही जाएगा।